हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट का अध्ययन करेंगे। और क्लास 6 एनसीईआरटी में हिस्ट्री पार्ट जो है वो प्राचीन भारत से संबंधित है और चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। देखिए, आरंभिक नगर के बारे में ये जो चैप्टर है यह पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी हम जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करता है। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का जो चैप्टर है आरंभिक नगर, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और थोड़े से समय में इसको पूरा रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका आरंभिक नगर। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला। तो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा नामक जगह पर हड़प्पा पुरा स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, इसकी खोज हुई। क्योंकि इस नगर की सबसे पहले खोज हुई, तो यहाँ की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के दौरान सबसे पहले इसी नगर की खोज हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो समय है वह लगभग 4700 वर्ष पहले है। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में फैली हुई है, और भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के 2 राज्यों में, पंजाब और सिंध प्रांत में, और भारत के 4 राज्यों में, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में फैली हुई है। यह कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, एनसीईआरटी का अध्ययन जो है वो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस परीक्षा के लिए हम पढ़ रहे हैं। चाहे वो आप टीचर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, पीएससी की, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, या आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, बीपीएससी की दे रहे हो, यूपीपीएससी की दे रहे हो, या फिर सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर अपनी जीके की नॉलेज बढ़ाने के लिए, एसएससी की एग्जाम देने के लिए, भी किसी भी जीके की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? नगर 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित थे। तो ज़्यादातर जो नगर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे। 3 हिस्सों में विभाजित था धौलावीरा नगर। देखिए, नगर 2 हिस्सों में कौन-कौन से? पश्चिमी भाग बोला जाता था, एक को पूर्वी भाग बोला जाता था। तो पश्चिमी भाग छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था, जिसे नगर दुर्ग कहते थे। सामान्यतः यहाँ शासक वर्ग रहते थे, या उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। और पूर्वी भाग बड़ा और निचले हिस्से में बना होता था, जिसे निचला नगर कहते थे। इसमें आमजन रहते थे। और इन दोनों नगरों के चारों ओर पक्की ईंटों की 4 दीवारी होती थी। तो पक्की ईंटों की 4 दीवारी से ये घिरे हुए रहते थे दोनों नगर, दोनों जो हिस्से थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो इस तरह से ये यहाँ के नगरों की ये विशेषता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान वाले भाग में है वर्तमान में। यहाँ पर एक बड़ा तालाब मिला है, और जिसे महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार में, देखिए, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में मिला है। किसमें मिला है? ये नगर दुर्ग, मतलब ऊंचे ऊंचे वाले हिस्से में एक बड़ा ताला मिला है। ईंटों और प्लास्टरों से बना है, ये प्लास्टर से बना है। तो उस समय देखिए, ईंटों का उपयोग होता था, प्लास्टर का उपयोग होता था, जो वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई थी। भाई, तालाब में पानी का रिसाव रुक जाए, तो उसके ऊपर, प्लास्टर के ऊपर किसकी परत लगाई गई? चारकोल की परत लगाई गई। 2 तरफ से उतरने हेतु सीढ़ियां थीं, और चारों ओर उसके क्या बने थे? कमरे बने थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। किससे पानी निकाला जाता था? कुएं से निकाला। तो मेंस परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्ययन। तो जो भी स्टूडेंट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और कम समय में एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा देखिए, बड़ा तालाब क्यों बनाया गया होगा? तो विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए इस तरह के तालाबों को सिंधु घाट हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर में बनाया गया था। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अग्निकुंड के, यानी कि अग्नि का उपयोग किया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता होगा क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होता होगा। तो अग्निकुंड के प्रमाण होने का मतलब ये है कि कालीबंगा और लोथल में क्या होता था? यज्ञ होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई, कौन कौन सी जगह से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। आइए हम बात करते हैं इन नगरों के भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। देखिए, घर घर या तो 1 मंजिल बने होते थे या 2 मंजिला बने होते थे।
घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे और घरों में अलग स्नान घर होता था नहाने के लिए, और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए सड़कें काटती थी। तो जो व्यवस्था आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है, वो लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। नगरों में ढके हुए नाले थे, यह सीधी लाइन में हल्का ढलान लेकर बनाए जाते थे, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। तो जल निकास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि नगरों में जो बड़े नाले थे, उनसे जल निकास भी बहुत बढ़िया होता था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान के नगरों की तुलना की जा सकती है उस समय के नगरों के बारे में। अब हम बात करें कि नगरीय जीवन कैसा था। देखिए शासकों के लिए खास इमारतें बनाई जाती थीं, यानी कि जो शासक वर्ग है या कुलीन वर्ग है, उच्च वर्ग के लोग थे, उनके लिए बड़े बड़े मकान थे। धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजों का व्यापार होता था। शासकों के पास खूबसूरत मनके, सोने चांदी के आभूषण होते थे। सीधी सी बात है, गरीब लोगों के पास तो होंगे ही नहीं। जो पैसे वाले होंगे या कुलीन होंगे या उच्च वर्ग के लोग होंगे, उन्हीं के पास सोने चांदी के आभूषण होते थे। लिपिक होते थे, लिपिक, जो मोहरों पर लिखते थे। किस पे लिखते थे? मोहरों पर लिखते थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपिक का कार्य क्या था? लिपिक का कार्य था मोहरों पर लिखना। शिल्पकार स्त्री व पुरुष दोनों होते थे, जो मिट्टी के खिलौने व अन्य चीजें बनाते थे। तो शिल्पकार तो वही है जो निर्मित करता है। तो कौन कौन होते थे वो शिल्पकार? स्त्री व पुरुष दोनों होते थे, जो मिट्टी के खिलौने और अन्य चीजों को क्या करते थे? बनाते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता से एक सींग वाले जानवर की विशेष मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर विशेष लिपि लिखी हुई है, जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो एक सींग वाले जानवर की जो मोहर है, वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसी धातुओं से निर्मित औजार, हथियार, गहने और बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोगों को तांबा, कांसा, सोने और चांदी जैसी धातुओं का क्या था? ज्ञान था। सोने चांदी से गहने बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु कौन सी है? मनके, बांट और फलक। मनके, बांट और फलक। देखिए मनके कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे और चर्ट पत्थर से बनते थे। बांट मोस्ट इंपोर्टेंट है। बांट कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर से बनते थे। हो सकता है उस समय एक बहुत मजबूत पत्थर रहा होगा ये, तो उस पत्थर से ये क्या है बनाते थे? बांट बनाते थे। तो बांट से ये क्या है? चीजों को तोड़ने के उपयोग में उसका उपयोग लेते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, जो आयताकार होती थीं और इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो पत्थर की मोहरों पर क्या मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर पर किसका मिला है? एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसे बर्तन मिले हैं? लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो काले काले रंग से क्या थे? डिजाइन किए हुए हैं। 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी, जो 7000 वर्ष पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन मिला है, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, पक्की मिट्टी फेयंस से बनी तकलियां, जिनमें सूत कताई का काम होता था, जिससे क्या बनाते थे? धागे से कपड़े बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, उसमें जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। महान स्नानागार स्नानागार भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ पर देखिए विशेषज्ञ, जो मूर्ति बनाने के विशेषज्ञ थे, स्त्री व पुरुष दोनों ही थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही मूर्तिकार थे। फेयंस क्या होता है? फेयंस, फेयंस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार करते थे? बालू या स्फटिक पत्थरों का चूर्ण और उसमें गोंद मिलाया जाता था, जिससे वस्तु का निर्माण करते थे, और इस पर पॉलिश या नीले या हल्की समुद्री रंग की चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिसे हम क्या बोलते थे? फेयंस। इन फेयंस का उपयोग मन के चूड़ियां, छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में फेयंस का उपयोग होता था। आगे हम पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाते थे और इससे क्या बनाते थे? वो कपड़ा बनाते थे। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का वो क्या करते थे? आयात करते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में तांबे, लोहे, सोना, चांदी का उत्पादन नहीं होता था। तांबे का उत्पादन कहाँ से करते थे? वो राजस्थान से करते थे और ओमान से करते थे। ओमान एक पश्चिमी एशियाई देश है। टिन का आयात वह आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तांबे और टिन तांबा और टिन को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया? कांसा बनाया।
सोने का आयात वो कर्नाटक से करते थे। देखिए कर्नाटक तक इनका क्या था, व्यापार था। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से वह बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे। अब बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी। देखिए यहाँ के लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, और ये लोग गाँव में जो रहने वाले लोग थे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। अर्थात इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था? किसान कहा जाता था। यानी गाँव में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? किसान इनको कहा जाता था। किसान ही शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ये किसान क्या उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और साथ ही साथ गाय, भैंस और भेड़ बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब या चारागाह होते थे, और जब गर्मियों के दिन होते थे, तालाबों में पानी कम हो जाता था, तो इन पशुओं को लंबी दूर तक भी जल उपलब्धता के लिए ले जाया जाता था। यह बेर जैसे फलों को एकत्रित करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? भोजन के लिए अपने शिकार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में खिलौना गाड़ी मिली है और हल्के खिलौना प्राप्त हुआ है। देखिए खिलौना गाड़ी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो यातायात के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, और हल से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लकड़ी के हल का उपयोग खेती करने के लिए किसान लोग करते होंगे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के एक नगर के बारे में, जिसका नाम है धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण में पड़ता है। यह 3 भागों में विभाजित था। सामान्यतः जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। हर हिस्से को के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार और अंदर जाने हेतु बड़े प्रवेश द्वार थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला मैदान मिला है। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। यहाँ के पत्थरों में हड़प्पा लिपि को खुदा पाया गया है। सामान्यतः हड़प्पा लिपि किस पे मिलती है? मोहरों पर, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों में भी हड़प्पा लिपि मिली है। लोथल गुजरात में यह खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती नदी के किनारे पर स्थित एक नगर है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर कीमती पत्थर मिलता है लोथल गुजरात में। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से वस्तु बनाई जाती थी। लोथल जो गुजरात है वह हड़प्पा सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। यहाँ पर भंडार गृह से कई मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ बड़ा तालाब, देखिए इन मोहरों का उपयोग उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने हेतु किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। देखिए सीधी सीधी बात है, बंदरगाह से तो व्यापार होता है, तो व्यापार में जगह मतलब निर्यात के लिए जो डिब्बे या थैले भेजा जाते थे, उन पर क्या लगाई जाती थी? मोहर लगाई जाती थी। यहाँ एक बड़ा तालाब मिला है। इस तालाब में समुद्र से आने वाली जितनी भी नावें थीं वो रुकती थीं। एक इमारत मिली है जहाँ मनके का काम होता था। तो वो कहाँ पे मिली है? लोथल गुजरात में मिली है एक इमारत, जहाँ पर किसका काम होता था? मनके का काम होता था। आगे हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में अलग अलग मत हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नदियों के सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं जंगलों के विनाश के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं कि मवेशियों के चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो जाने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो सर्वाधिक जो मान्य मत जो है मान्य मत वह यही है कि बाढ़ आने के कारण यह हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ, कुछ का मानना यह है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 वर्ष पहले शुरू हुई, और नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पहले हुआ, और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास इसके 1400 साल बाद 2500 साल पहले हुआ। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नगर हैं जो हमारी एनसीईआरटी किताब में बताए गए हैं? एक तो नगर है मोहनजोदड़ो, गवेरीवाला और राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, चनूदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो दोनों सिंधु नदी किनारे हैं, धौलावीरा और सुतकोटड़ा और लोथल और सुतकाह सुतकाकोह और हड़प्पा, ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे पर है? रावी नदी किनारे पर है। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने थोड़े से समय में इस चैप्टर को रिवाइज किया। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।